और लोग कहते हैं कि ज्योतिष हमको भाग्यवादी बनाता है, इट लीड्स टू फैटलिज्म, बट ऐसा नहीं है। इट नेवर लीड्स यू टू द फैटलिज्म, इट ओनली टेल्स यू कि व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन योर लाइफ। जैसे हम लोग एक वार्निंग टाइप की इशू कर देते हैं, या हम ये जन्म के समय जो आपका हॉरोस्कोप होता है उसमें हम ये बता देते हैं कि इस तरह की पॉसिबिलिटी है आपके साथ होने की। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से उसको डील कर रहे हैं, किस तरह के आप कर्म कर रहे हैं, वो चॉइस आपकी है। कहते हैं कि बर्थ और डेथ तो फिक्स्ड है, बर्थ एंड डेथ इज फिक्स्ड, बी और डी फिक्स्ड है, लेकिन उसके बीच में एक सी भी आता है, उसके बीच में सी भी आता है, सी इज योर चॉइस। तो बर्थ और डेथ के बीच में ये जो हम कहते हैं कि भाग्यवादी बनाता है, वो पूरा का पूरा चॉइस आपकी है कि आप उसको किस तरह से डील करते हैं। और नॉर्मली तो हम लोग यही कहते हैं कि इट्स वंडरफुल टूल फॉर सेल्फ मैनेजमेंट, और ये आपको बताता है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, क्योंकि हम मालूम करके कि हमारे क्या होना है हमारे साथ में, तो जब हमें पता लग जाता है तो उसको उसी तरह से डील करिए। जैसे कि हम लोग यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका वगैरह जाते हैं तो वेदर फोरकास्ट होता है, तो हमें पता लग जाता है कि एक दिन पहले कि कल किस किस टाइम बारिश होगी, तो उसके हिसाब से हम लाइफ को प्लान कर लेते हैं और बहुत अच्छी तरह से हम सारे काम करके वापस आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वही हमारी जन्म पत्री भी है या हॉरोस्कोप है बर्थ के टाइम, ये चीज होने की हमारे साथ संभावना है। नाउ इट्स एंटायरली योर चॉइस, योर कंट्रोल, कि जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं इट नेवर लीड्स टू फैटलिज्म, इट सेज दैट यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन फेट। आप अपने भाग्य के निर्माता जो है वो स्वयं है, क्योंकि चॉइस और कंट्रोल जो है बीच में बर्थ और डेथ के, वो आपका है, सी है वो बीच में जो है। तो जिस तरह से आप कर्म करें, जैसे मान लीजिए कि किसी को हमने देखा बर्थ के टाइम कि इसको सन बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड है, सन बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड है मतलब लाइक में हार्ट प्रॉब्लम। ये तो बहुत कॉमन सी चीज है कि सन अगर बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड होगा तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये कोई मेडिकल साइंस तो कोई है नहीं दूसरी कोई भी जो बचपन में बता दे, पैदा होने के टाइम बता दे कि आपको इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। और जब आपको पता लग गया कि यू आर लाइकली टू सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, तो आप अपना रहन सहन, खाना पीना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन या कोई मेडिकल हेल्प भी लेनी पड़े तो शुरू से आप ले लो, तो फिर प्रॉब्लम क्यों होगी। काफी हद तक उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, काफी हद तक उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं। डायबिटीज है, आपको पता है कि यू आर लाइकली टू सफर फ्रॉम डायबिटीज एक्चुअली, तो शुरू से ही खाना वैसा रखिए, शुरू से ही एक्सरसाइज करिए, तो फिर डायबिटीज क्यों होगी। अगर होगी भी तो बहुत मतलब नॉमिनल होगी, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी उससे जो है। तो एस्ट्रोलॉजी का फायदा यही है कि हमें जन्म के समय ये पता लग जाता है कि हमारे साथ हमारी लाइफ में क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं, और उसके हिसाब से पर्पस ये है कि हम अपनी लाइफ को प्लान करें, और लाइफ को प्लान करके हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं, या उसको हम सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। तो इट्स अ वंडरफुल टूल फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। तो कहते हैं ये हमारे जो भी धर्म शास्त्र हैं, गीता है, सब में यही कहा कि हमारे जो थ्योरी ऑफ कर्मा, दैट इज द बेसिस ऑफ योर लाइफ एक्चुअली, कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमको उसके रिजल्ट में मिलते हैं। और कर्म करने की जो चॉइस है वो आपकी है, वो ईश्वर ने नहीं कहा कि आप इस तरह की जाके कर्म करिए वहां पर। ये चॉइस पूरी की पूरी जो है वो आपकी है, या कोई भगवान ने नहीं बनाया कि आपको यही काम करना है, तो वो सारा का सारा आप अपने ऊपर कर सकते हैं। इसका मतलब कर्म करने की जो चॉइस है वो पूरी की पूरी आपकी है। अब कर्म बेसिकली तीन तरह के होते हैं। एक कहते हैं संचित कर्म। संचित कर्म क्या होता है कि सम टोटल ऑफ एक्यूमुलेटेड कर्मा ऑफ द प्रीवियस लाइफ्स, जो भी आपने अभी तक कर्म किए हैं, और कहते हैं कि ये तो पूरा एक लेखा जोखा होता है कि, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें कोई हमेशा प्लस माइनस होता रहता है, और ऐसा नहीं कि एक लाइफ खत्म हो गई तो आपके कर्मों का लेखा जोखा खत्म हो गया, वो आपका हमेशा आपके साथ ही चलेगा। तो ये सम टोटल ऑफ एक्यूमुलेटेड कर्मास ऑफ द प्रीवियस लाइफ, जो तो आपने कर्म किए हैं उनका जो एक बेसिकली जो है लेखा जोखा है या उसका अकाउंट है। और एक कर्म होते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं कि देखिए कर्म जो होते हैं ना, ये जितने भी हम इकट्ठे करते रहते हैं संचित कर्म में,
और कर्म का भी ऐसा नहीं होता कि सब इमीडिएट फल देते हैं, उनका जो फल देने का टाइम है सबका अलग अलग होता है, कर्मों के हिसाब से किस टाइप के कर्म है। कुछ कर्म तो आपको इमीडिएट फल दे देते हैं, कुछ कर्म हो सकता है कि नेक्स्ट लाइफ में फल दें, कुछ हो सकता है कि और आगे की लाइफ में फल दें, या कुछ बहुत लेट फल दें। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि उनका फल आपको जैसे इकट्ठा मिल जाए, जैसे आप कोई सीड बोते हैं तो कुछ तो सीड फल आपको इमीडिएटली मिल जाता है, कुछ सालों के बाद मिलता है। तो वही चीज यहाँ कर्म का भी है कि जो प्रारब्ध कर्म मतलब जो आपके संचित कर्म हैं, उसमें से कुछ कर्म जो इस समय ऑपरेट हो रहे हैं या जिनका इन्फ्लुएंस आपको मिल रहा है या जिनका आपके ऊपर जो उसका इफेक्ट आ रहा है और जिसकी वजह से आपकी ये पोजीशन है, उसको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं, प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म नेचुरली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्हीं का रिजल्ट आपको इस समय मिल रहा है, वो कर्म इस समय ऑपरेट हो रहे हैं या फल दे रहे हैं अपना जो है। फिर और ये होता भी है, बहुत बार हम कहते हैं कि ये आदमी तो इतना अच्छा है लेकिन इसकी लाइफ बहुत खराब है, क्योंकि जो कर्म उसने पहले किए हुए उसका शायद उसको फल मिल रहा है। या कोई आदमी बहुत खराब है और हम देखते हैं उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, क्योंकि उसने पहले शायद ऐसे कर्म किए या खराब कर्मों का अभी फल नहीं मिला उसका, हो सकता है आगे जाके मिलेगा उसको जो है। तो तीसरे कर्म होते हैं आगामी कर्म, जो हम इस समय हम एक्टिविटीज कर रहे हैं या जो इस समय हम कर्म कर रहे हैं और जिनका फल हमें इमीडिएट नहीं मिलेगा बल्कि आगे की लाइफ में या बहुत लेट जो फल मिलेगा उसको हम कहते हैं आगामी कर्म। और एक होता है क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म वो ये ऐसे कर्म है जिनका की फल हमें नियर फ्यूचर में मिलने वाला है, बट इसी लाइफ में मिलेगा, इसी लाइफ में मिलेगा बट इन द नियर फ्यूचर, उसको हम कहते हैं क्रियामान कर्म। तो ये बेसिकली 4 तरह के कर्म होते हैं। और जैसा मैंने कहा कि संचित कर्म बेसिकली वो आपका अकाउंट है, जैसे बैंक बैलेंस होता है कि आपके जो कर्मों का लेखा जोखा है। अभी संचित कर्म जो है 3 तरह के हो सकते हैं। संचित कर्म जो है 3 तरह के हो सकते हैं। एक कहते हैं दृढ़ मूल वाले, डीप रूटेड। डीप रूटेड, डीप रूटेड का मतलब है कि इसका नेगेटिव या पॉजिटिव बैलेंस बहुत ज्यादा है। जैसे हम कहते हैं कि आपने इतने ज्यादा नेगेटिव कर्म किए, इतने ज्यादा खराब कर्म किए हैं कि वो बहुत उसके लिए आपको बहुत रेमेडीज या बहुत एक अच्छा कंडक्ट आपको करना पड़ेगा इसमें। वो आसानी से, और हम देखते भी हैं कि कभी कभी कुछ लोग आते हैं कि हम कहते हैं कि तुम ये रेमेडी कर लो और वो कहता है कि हाँ मैंने वो रेमेडी की थी और फायदा हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि आपने इतना इतना बताया, इतना हम कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से फिर भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये होते हैं डीप रूटेड एक्चुअली। तो डीप रूटेड मतलब जिसका जो नेगेटिव या पॉजिटिव बैलेंस है बहुत ज्यादा है, और उन कर्मों को ठीक करने के लिए या उसमें ग्रहों की शांति करने के लिए या ग्रहों को बेनिफिक बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए बहुत गहन या इंटेंस रेमेडीज करनी पड़ेंगी। दूसरा होता है कि वीक रूटेड, बहुत ही कमजोर जड़ वाले, बहुत ही कमजोर जड़ वाले। तो आपका नेगेटिव या पॉजिटिव बैलेंस बहुत कम है एक्चुअली, नेगेटिव बैलेंस बहुत कम था, आपने थोड़ा सा पॉजिटिव डाला तो वो पॉजिटिव हो गया उसमें जो है। तो इसको हम कहते हैं अदृढ़ मूल वाले या वीक रूटेड कर्मस। तो इसमें छोटे से रेमेडी करके या बहुत मामूली सी रेमेडी करके, कोई हमें इंटेंस रेमेडी नहीं करनी पड़ती और उसका हमें उसका इमीडिएटली फल भी मिल जाता है या नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो जाते हैं। और एक होते हैं मिक्स्ड वन, दृढ़ मूल वाले, जो मिक्स्ड वन है, ना बहुत डीप रूटेड है ना बहुत वीक रूटेड है। तो उसमें हम फिर मीडियम टाइप की रेमेडीज करते हैं, टाइम लगता है बट टाइम के बाद जो है वो रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। तो डीप रूटेड में तो हो सकता है आपने बहुत कई साल तक भी रेमेडी करनी पड़ी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले। वीक रूटेड में आपने थोड़ा सा मंत्र का जाप किया, डोनेशन किया और इमीडिएटली आप देखते हैं उसके रिजल्ट आपको मिल जाते हैं, आपका काम हो जाता है। और मिक्स रूटेड में थोड़े लंबे टाइम के लिए जो है वो रेमेडी करनी पड़ती है और उसमें कुछ जो इंटेंस रेमेडीज है उनको हमें करना पड़ता है। और ये पता कैसे लगता है कि आपका जो पिछले कर्मों का लेखा जोखा है वो डीप रूटेड है या वीक रूटेड है या मिक्स्ड वन है एक्चुअली में। तो कहते हैं कि अगर जुपिटर अगर ट्राइन हाउसेस के साथ एसोसिएटेड होता है, जुपिटर अगर ट्राइन हाउसेस के साथ
एसोसिएटेड होता है। इसका मतलब जो पिछले जन्म के कर्म है आपके, बहुत उनका जो नेगेटिव बैलेंस है बहुत कम है एक्चुअली। तो आप थोड़े से भी उपाय करेंगे तो उसमें आपको जो है वो फायदा हो जाएगा। तो ये इसकी वजह से, क्योंकि सारा जो है थ्योरी ऑफ कर्मा के ऊपर बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी जो है, तो इसलिए जो हम उपाय करते हैं वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग टाइप के उपाय बन जाते हैं। और किसी को तो इमीडिएटली फायदा हो जाता है, किसी को बहुत रेमेडी करने के बाद भी फायदा नहीं होता, और किसी को कुछ टाइम के बाद फायदा होता है। तो ये 3 तरह के बेसिकली जो है वो कर्म है हमारे। और मैंने कहा कि जुपिटर की पोजीशन के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है कि जुपिटर अगर ट्राइन हाउस के साथ एसोसिएटेड हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि जो नेगेटिव बैलेंस है बहुत कम। और दूसरा ये है कि ज्योतिष में फिर इसमें किस टाइप का एसोसिएशन देखना पड़ेगा जुपिटर का? ट्राइन हाउस के साथ एसोसिएटेड, फर्स्ट हाउस में बैठे, सेकंड 5th हाउस में बैठे, 9th हाउस में बैठे, तो ऐसे लोगों को उपाय करने का बहुत जल्दी फायदा हो जाता है। और सर अगर केंद्र या त्रिक से संबंध हो तो? हाँ, तो मतलब बीच का समझ लीजिए, अगर पोजीशन जुपिटर की बहुत खराब है इसका मतलब जो नेगेटिव कर्मों का बैलेंस है वो बहुत ज्यादा है। And sir, if it is the lord of Lagna, like Jupiter is not seated, but the 9, suppose 9 is there. नहीं, I told you that it should have an association with all the trine houses, और particularly 5th and 9th हाउस, और जब भी पॉसिबल है जब वो ट्राइन हाउस में ही होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि तीनों ट्राइन हाउस को एसोसिएट करे वो। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि उपाय हम जो करते हैं, ऐसा नहीं कि जब प्लैनेट मैलिफिक होते हैं हम उन्हीं का उपाय करते हैं, उनकी तो हम शांति करते ही करते हैं। जब भी प्लैनेट मैलिफिक होते हैं या उनके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे नहीं मिलते तो उनका तो उपाय करना ही करना पड़ता है। बट जो प्लैनेट हमारे लिए शुभ है उनको और शुभ बनाने के लिए भी हम उपाय करते हैं। दोनों ही चीजें हैं कि जो अशुभ प्लैनेट है उनकी अशुभता को कम करने के लिए या प्लैनेट को शांत करने के लिए हम उपाय करते हैं। लेकिन जो प्लैनेट हमारे लिए अच्छे हैं, हमें पता है कि इनका जो बेनिफिट या शुभ इफेक्ट है वो है हमारे ऊपर, तो नेचुरली हम चाहेंगे कि हमें और ज्यादा उसका शुभ रिजल्ट मिले, और ज्यादा ऑस्पिशियस हो हमारे लिए जो है वो। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो शुभ प्लैनेट होते हैं उनको भी हम उनकी शुभता बढ़ाने के लिए भी उपाय करते हैं। तो हम उपाय पढ़ेंगे इंडिविजुअल उपाय, तो आप देखेंगे कि किस तरह से हम जो अशुभता को कम करते हैं और किस तरह से हम शुभता को बढ़ाते हैं एक्चुअली। अब जो रेमेडीज की जाती हैं क्यों की जाती हैं, एक तो हमने कहा कि जब हमारा बर्थ हुआ तो उस टाइम हमने देखा कि कुछ प्लैनेट हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का सन का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, किसी का सैटर्न का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, किसी का जुपिटर का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। तो जो एक एडवर्स पोजीशन होती है प्लैनेट की बर्थ चार्ट में, उसको प्रोपिशिएट करने के लिए हम उपाय करते हैं, उसकी शांति करने के लिए उपाय करते हैं। और दूसरा, अगर कोई प्लैनेट बहुत शुभ है तो मैं चाहूंगा कि शुरू से ही मेरी उस प्लैनेट की शुभता बढ़े। जैसे मून किसी का बहुत अच्छा है तो नेचुरली वुड लाइक कि हम इसका और हार्नेस करें, उसकी बेनिफिटनेस जो है, तो उसको और शुभ बनाएं हम जो है। तो दोनों तरह से हम उपाय करेंगे अशुभ प्लैनेट की अशुभता को कम करने के लिए और शुभ प्लैनेट की शुभता बढ़ाने के लिए भी। तो देखा हमने कि कुछ प्लैनेट हैं हमारे हॉरोस्कोप में जो, जैसे हमने कहा, फंक्शनल मैलिफिक है, या कोई प्लैनेट मान लीजिए कंबस्ट है, कोई प्लैनेट अगर मैलिफिक प्लैनेट के साथ एफ्लिक्टेड है। क्योंकि जब हम फंक्शनल बेनिफिक मैलिफिक देखते हैं तो वो तो नॉर्मल प्रोसीजर है कि लग्न का लॉर्ड हमेशा बेनिफिक ही होगा। बट मान लीजिए कि लग्न का लॉर्ड इज एफ्लिक्टेड विद ऑल मैलिफिक प्लैनेट, लग्न लॉर्ड इज कंबस्ट, डीप कंबस्ट, तो वो बेनिफिक कैसे हो सकता है? वो बेनिफिक नहीं होगा। तो हमें अपना प्रूडेंस भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, हॉरोस्कोप में सारी पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। बट जो नॉर्मल जो प्रोसीजर हम लोगों ने 4 पॉइंट बताए थे वो एक डिसाइड करने के लिए होते हैं कि नॉर्मल केस में कौन सा प्लैनेट आपका फंक्शनल बेनिफिक है और कौन सा प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में फंक्शनल मैलिफिक है। बट उसके बाद भी ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। कोई प्लैनेट एफ्लिक्टेड तो नहीं है, कोई प्लैनेट डीप कंबस तो नहीं है, या और कोई रीजन ऐसा तो नहीं है, कोई नेगेटिव योग बना रहा हो जिसकी वजह से वो शुभ हो ही नहीं सकता एक्चुअली। इवन बीइंग ए फंक्शनल बेनिफिक इट मे बी मैलिफिक आल्सो, वो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन द हॉरोस्कोप एक्चुअली। दूसरा हम उपाय करते हैं कोई गोचर,
हम जानते हैं कि जैसे कि एक मैलेफिक के ऊपर दूसरा मैलेफिक ट्रांजिट कर रहा है, राहु के ऊपर सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, हमें पता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। तो जब तक वो ट्रांजिट रहेगा तो उसकी शांति के लिए हम नेचुरली उपाय करेंगे। या सन के ऊपर मान लीजिए राहु ट्रांजिट कर रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, तो हम उस टाइम उपाय करेंगे। या कोई अच्छा प्लैनेट भी ट्रांजिट कर रहा है और हमें पता है कि ये प्लैनेट हमारे लिए बेनिफिक है, शुभ रिजल्ट दे रहा है, तो उसकी हम शुभता को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो ट्रांजिट होता है, ट्रांजिट के बेसिस पर भी हम जो है वो उपाय करते हैं। बट ट्रांजिट के उपाय इज नॉट परमानेंट एक्चुअली, वो जब तक हमारा एडवर्स या जो भी अच्छा ट्रांजिट है जब तक वो रहता है उसी टाइम के लिए हम उपाय करते हैं। ऐसी दशा है, एक एडवर्स दशा भी हो सकती है, फेवरेबल दशा भी हो सकती है। तो कोई एडवर्स दशा ऑपरेट हो रही है, मान लीजिए शनि की दशा ऑपरेट हो रही है या राहु का पीरियड हो रहा है, राहु शनि का पीरियड हो रहा है, शनि राहु का पीरियड हो रहा है, सैटर्न मार्स का पीरियड ऑपरेट हो रहा है, तो हमें पता है कि इन दशाओं में हमारे रिजल्ट जो है वो खराब मिलने वाले हैं। तो हम उन दशाओं में भी जो है जब तक वो दशा ऑपरेट होती है तब तक हम उपाय करते हैं। और अगर कोई फेवरेबल दशा भी है तो हम उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ को और बढ़ा सकते हैं उपाय करके जो है। तो दोनों केसेस में फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, दोनों ही केस में हम उपाय कर सकते हैं। और फिर कहा कि कुछ योग होते हैं हॉरोस्कोप पे जो नेगेटिव योग होते हैं, मैलेफिक योग होते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं भाई नाउ कि कौन कौन से मैलेफिक योग हैं, नेगेटिव योग हैं अभी तक जो आपने पढ़े हैं। कोई ध्यान है आपको कौन कौन से नेगेटिव योग? सर विष योग है, गुरु चांडाल योग है। हाँ, गुरु चांडाल योग हो गया, विष योग विष हो योग गया, हो गया सर, सबसे जो छोटा, हो गया सर। हाँ केंद्रुम है। सबसे सबसे जो सिंपल है केंद्रुम योग हो गया, उसका भी आपको उपाय करना पड़ेगा। एक सकट योग होता है। सकट योग, यस यस। सकट योग में जैसे बताया था हम लोगों ने, जब मून और जुपिटर आपस में 6-8 पोजीशन होती है तो सकट योग बनता है। बट अगर दोनों प्लैनेट में से एक भी प्लैनेट अगर केंद्र में पॉजिटेड होता है तो नलिफाई हो जाता है। फिर काल सर्प योग है। काल सर्प योग भी नेगेटिव योग है। तो अगर इस टाइप का कोई भी अगर हॉरोस्कोप है, एक राजभंग योग होता है, वो प्रोफेशनल लाइफ को खराब करता है, या दुर्योग होते हैं जब किसी 10th हाउस का लॉर्ड या किसी भी हाउस का लॉर्ड 6 8 12 में चला जाता है, तो वो भी है। या और जो डिफरेंट सर कॉम्बिनेशन। ये द्विविवाह योग भी होता है कोई? कौन सा? द्विविवाह। हाँ मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ सेपरेशन, डाइवोर्स, या दो मैंने मैरिज किसी की के। कुंडली में देखा था। हाँ, तो जब 7th हाउस की जो पोजीशन होगी, हम कहते हैं कि कुछ प्लैनेट हैं, जैसे मैंने कहा कि फीमेल के केस में जुपिटर है, मेल के केस में वीनस है 7th हाउस में, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। इवन अगर मून भी है 7th हाउस में, तो दैट में आल्सो लीड टू द 2 मैरिजेस। या हम लोगों ने ये भी कहा था कि सैटर्न या मार्स अगर अपनी राशि में होते हैं 7th हाउस में तो भी 2 विवाह का योग बनाते हैं। या 8th हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड हो जिसमें सेपरेशन डाइवोर्स इंडिकेटेड है, और 2nd हाउस जिससे हम सेकंड मैरिज देखते हैं वो अच्छा है, वो ठीक है, तो वो भी 2 विवाह का योग बनाता है। तो मतलब वही मैरिटल लाइफ में जो प्रॉब्लम एक तरह से जो है, या सेपरेशन डाइवोर्स की हम बात करें या डेथ की बात करें, तो उसकी वजह से जो सेकंड मैरिज होती है वो हम नेचुरली, और हम लोगों ने कहा भी था कि सेकंड मैरिज जो है हम किस हाउस से देखते हैं? 8th हाउस से। 8th है सेकंड 12th। हाउस, हाँ जी, Second house. सेकंड हाउस से। second house, 8th from 7th. 8th house is the house of longevity. So we are talking of longevity of marriage. तो 7th हाउस से 8th हाउस मतलब सेकंड हाउस, और जो सेकंड स्पाउस है उसके बारे में हम 3rd from 7th मतलब 9th हाउस, 9th हाउस से। 9th हाउस से देखेंगे। तो इस तरह से कोई अगर एडवर्स योग होता है हॉरोस्कोप में तो भी हम नेचुरली उसके लिए हम उपाय करते हैं। और कुछ उपाय हम वैसे भी करते हैं नॉर्मल लाइफ में, सब कुछ ठीक ठाक है, बट नॉर्मल परिवार में सुख शांति बनी रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप देखते हैं हम नॉर्मल कोर्स में भी हम पूजा पाठ करते रहते हैं, दान करते रहते हैं, या कोई भी जो है वो उपाय करते रहते हैं, जस्ट टू मेंटेन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द लाइफ। तो इन सर्कमस्टांसेस में हमें
उपाय करने पड़ते हैं। एक डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स इन द बर्थ चार्ट, सेकंड एडवर्स ट्रांजिट, third adverse dasha, fourth adverse yoga, and fifth is just to maintain the peace and prosperity in the life.